हाँ जी, वेलकम बैक टू ज़ेन स्टडी। तो ये जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन है हमारी पिछली वीडियो का, जिसमें हम 2014 में यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डील कर रहे हैं। तो आइए आगे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। तो 1858 में क्वीन विक्टोरिया की जो प्रोक्लेमेशन होती है उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जान लेते हैं कंटेक्स्ट। तो हमारा जो कंटेक्स्ट है वो है 1857 का रिवोल्ट और उसका सप्रेशन। तो 1857 की जो क्रांति होती है उसको जब सप्रेस करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद ये जो प्रोक्लेमेशन है उसको अनाउंस किया जाता है। और उससे पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस भी कहते हैं, वो पास होता है ऑन 2 अगस्त 1858। तो क्या बातें कही जाती हैं उस एक्ट में? तो पहली बात है अबॉलिशन ऑफ कंपनी रूल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतने सालों से रूल कर रही है उसको इसके बाद क्या कर दिया जाता है, डिसबैंड कर दिया जाता है। अगली क्या बात है, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो जो कंपनी रूल के अंडर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर थी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो किसको दे दी जाती है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दी जाती है, जिसके अंडर एक नया ऑफिस बनाया जाता है जिसे कहते हैं इंडिया ऑफिस। कहाँ पे बनाया जाता है ये ऑफिस? लंदन में। अब जो गवर्नर जनरल की जो पोजीशन है उसको रीब्रांड करके वॉइसरॉय कर दिया जाता है। तो वॉइसरॉय का क्या मतलब होता है? क्वींस पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सारी बातें हमारी कही जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। उसके कुछ महीनों बाद क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन आती है, जिसमें वो क्या कहती हैं कि जो अब कंपनी का रूल है वो खत्म कर दिया गया है। अब जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली किसके अंडर लाया गया है? क्वीन विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो अब क्वीन विक्टोरिया डायरेक्टली एडमिनिस्टर करेंगी इंडिया को एज एन अंपायर। अब आगे वो खुद को क्या बताती है? एम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी भारत की महारानी, और इंडियंस को अपना सब्जेक्ट यानी अपनी प्रजा बताती हैं। अगली बात क्या है? शी assured not to interfere in the internal affairs of the princely states and place them under the scheme of paramountcy। क्या कहती हैं वो? कि ब्रिटिश अंपायर के अंडर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ज़बरदस्ती या फोर्सफुली नहीं मिलाया जाएगा। तो उनको अश्योरेंस देती है, उनको एक भरोसा दिलाती हैं प्रिंसली स्टेट्स को कि आपके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब इसको एक नई स्कीम के तहत उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसे कहते हैं पारामाउंट सी की स्कीम। तो पारामाउंट क्या होता है? यानी सर्वोपरि। तो सबसे ऊपर जो हायरार्की में कौन रहेगा? ब्रिटिश क्राउन रहेगा, और उसके प्रोटेक्शन में काम करेंगे प्रिंसली स्टेट। तो इसी को कहते हैं स्कीम ऑफ पारामाउंट सी। अब शी फर्दर प्रॉमिस रिलीजियस टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। उसके बाद वो इंडिया के जो जनरल पब्लिक है उसको भरोसा दिलाती है कि अब से आपके जो ट्रेडिशंस है, जो आपके कस्टम्स हैं, उसमें भी किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी और रिलीजियस टॉलरेंस भी दी जाएगी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सारी बातें क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन में आते। आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियन स्टेट्स को भरोसा दिलाया जाता है कि उनको ब्रिटिश एम्पायर में फोर्सफुली नहीं मिलाया जाएगा। तो यस, ये बात कही गई थी हमारी प्रोक्लेमेशन में। सेकंड क्या है? टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। सेकंड क्या है कि इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डायरेक्टली अब किसके अंडर लाया जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो ये भी एक बात है प्रोक्लेमेशन में कही गई। अगला क्या है? टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 1858 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो यहीं से रूल आउट हो जाता है और हमारा आंसर निकल के आता है 1 और 2 ओनली। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्लिफ कमेटी से रिलेटेड। तो रेडक्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू, क्यों अपॉइंट की गई थी रेडक्लिफ कमेटी? सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉन्टेक्स्ट जानते हैं कि 1947 में हमारा होता है बंटवारा, जिसमें भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बनते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो क्या होता है? बाउंड्री बनाना बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो काम है वो किसको सौंपा जाता है? वो एक बाउंड्री कमीशन को सौंपा जाता है जिसे हेड करते हैं सर साइरिल रेडक्लिफ, जिन्हीं के नाम पर क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम भी रेडक्लिफ लाइन रखा गया है। अब इसी से जुड़ा एक एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। जो इंडिया और तिब्बत के बीच में जो लाइन है उसको हम मैकमिहन लाइन कहते हैं। याद रखिए इसका नाम है मैकमिहन। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कमिटीज़ और कमीशंस के सेक्शन से पूछा गया है। तो आपको कुछ तरह की कमिटीज़ अपने दिमाग में रखनी है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे हंटर कमीशन हो गया, जैसे हमारा
हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच हो गया, या फैमिन से रिलेटेड जितने भी कमीशंस बनाए गए हैं, या फिर उस टाइम पे जो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड फ्रेजर कमीशन बनाई गई है, या फिर हमारी डायरकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारी जो मडीमेन कमेटी बनाई गई है, तो या फिर हमारी लेबर से रिलेटेड वाइटली कमीशन बनाई गई है, तो इनको भी हमें दिमाग में रखना है, रिवाइज करना है, हमारे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए डील करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है रेडक्लिफ कमेटी के बारे में। द रेडक्लिफ कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू, तो रेडक्लिफ कमेटी का क्या काम था, सीधा सीधा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके बाद जो तुरंत हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है टू डिमार्केट बाउंड्रीज बिटवीन बोथ द नेशंस। तो इसी के चलते बाउंड्री कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, जिसे हेड करते हैं सर साइरिल रेडक्लिफ। तो इनका क्या काम होता है, टू डिमार्केट बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट जान लेते हैं। तो तिब्बत और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको हम मैकमेहन लाइन भी कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा किस सेगमेंट से पूछा गया है, ये हमारा कमीशन या कमेटी सेगमेंट से पूछा गया है। तो इसी से रिलेटेड हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कमिटीज़ या कमीशंस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड हमारी हंटर कमीशन है, जो कि 1882 में बनी थी, और 1854 में हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है। उसी से रिलेटेड फैमिन पर कैम्बेल, स्ट्रेची और मैकडोनल्ड कमीशंस बनाई गई थी। अब करेंसी जो पाउंड स्टर्लिंग और इंडियन करेंसी जो थी उस टाइम पे, उसका जो रेशियो डिटरमाइन करने के लिए भी कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी, जैसे फाउलर कमीशन हो गया, हिल्टन यंग कमीशन हो गया, बैबिंगटन स्मिथ कमेटी हो गई। उसी से रिलेटेड हमारे जो पुलिस रिफॉर्म्स अगली कैटेगरी है, तो पुलिस रिफॉर्म्स में हमारा फ्रेजर कमीशन बनाया गया था। अब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक मडीमैन कमेटी 1924 में आती है। उसी से रिलेटेड प्रिंसली स्टेट्स भी हमारी प्रिंसली स्टेट से डील करने के लिए बटलर कमीशन बनाई जाती है इन द ईयर 1927, जिससे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। और लेबर से रिलेटेड वाइटली कमीशन बनाई जाती है। तो ये कुछ कैटेगरीज है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, रिवाइज करनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये हमने 2014 में आए जितने भी 5 क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए हैं उन सब से डील कर लिया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे 2015 में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में होगी। थैंक यू।